हेलो बच्चों, हरियाणा सीईटी हेतु मैथ्स और रीजनिंग के कुछ मिक्स सवाल करते हैं। तो आइए प्रश्नों की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, यदि एक आयत की लंबाई 10% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% घटा दी जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा हो जाएगा। तो ऐसे प्रश्नों में जबकि आयत की जो लंबाई है और चौड़ाई है उसमें बराबर एक में वृद्धि हो और एक में कमी हो तो हम सीधा शॉर्टकट लगा सकते हैं। जैसे इसमें हम 10% की वृद्धि है और 10% की कमी है तो शॉर्टकट तो क्या होगा, 10 गुणा 10 अपॉन में 100। और हमेशा कमी होगी ऐसे सवाल में, तो कट के कितना आ गया, ये 1% की कमी, यानी कि ऑप्शन डी। अब अगर थोड़ा और बड़े तरीके से करें तो हम क्या करें, आयत की लंबाई को भी 10 मान ले और चौड़ाई को भी 10 मान ले, तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 10 गुणा 10, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है आयत का क्षेत्रफल, तो 100 वर्ग इकाई आ गया। अब लंबाई में अगर हम 10% बढ़ा देते हैं तो 10 का 10% एक आता है, तो एक की वृद्धि हो गई मतलब 11 हो गई, और चौड़ाई में इसी तरह एक की कमी हो गई तो कितनी होगी, 9। तो क्षेत्रफल नया कितना है, 99। पहले था 100, अब 99। तो क्या हुआ, 1% की कमी आई, यानी कि ऑप्शन डी इसका उत्तर होगा। दूसरा प्रश्न है, किसी थैले में रुपए मतलब 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के रूप में 187.50 रुपए के सिक्के 3:4:5 के अनुपात में, उस थैले में कुल कितने सिक्के हैं। तो देखिए, जो सारे सिक्के हैं उनका मूल्य 187.50 रुपये इतने के हैं, और वो कैसे कैसे, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, और उनकी संख्या में अनुपात दे रखा हमें 3:4:5। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास बस कुल 12 ही सिक्के हैं, रुपए वाले 3 हैं, 50 पैसे वाले 4 है और 25 पैसे वाले 5 है। तो कुल कितने रुपए बने इन 12 सिक्कों में, रुपए वाले 3 सिक्के हैं तो उनमें 3 रुपए ही बनेंगे, क्योंकि हर रुपए में एक जो सिक्का है उसमें 1 रुपये बनता है, तो 3 सिक्कों में 3 रुपये। 50 पैसे वाले 4 सिक्के हैं तो कितने रुपए बने, 50 गुणा में 4, 200 पैसे मतलब यानी 2 रुपये। और 25 पैसे वाले 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनेंगे, 1.25 रुपये। तो कुल जो ये 12 सिक्के बने, इनमें कुल रुपए कितने बन गए, 6.25 रुपये बन गए इनका जोड़। तो अब हमारे पास है कितने, 187.50। तो इसको यदि हम 6.25 से भाग कर दें तो कुल एक आप सही सही काटेंगे तो दोनों में 2-2 के बाद दशमलव है तो दोनों की हट जाएगी, और फिर ये कितने पे कटेगा, पूरा पूरा 625 दिया 1875 और एक जीरो बची है वो, यानी कि 30 बार हमें 30 गुना है हमारे पास सिक्के, हमारे जो 12 सिक्के थे 3 जमा 4 जमा 5 उसका 30 गुना, तो 12 गुना 30, तो कुल सिक्के कितने हो गए, 360 सिक्के आ गए। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो इस तरह से हम इस प्रश्न को आसानी से कर सकते। फिर समझ लीजिए कि कुल 187.50 के सिक्के थे, और उसमें सिक्के कैसे कैसे, 3 प्रकार के, 1 रुपये वाले, 50 पैसे वाले और 25 पैसे वाले, और इन सिक्कों की संख्या में अनुपात दिया 3, 4 और 5 का। तो हम क्या करें, मान ले 3 रुपये के सिक्के हैं, 4 50 पैसे के और 5 25 पैसे के सिक्के, इतने ही हमारे पास, कुल 3, 4, 5 यानी 12 सिक्के, तो रुपये बने 6.25, लेकिन हमारे पास 187.50 रुपये, तो 6.25 का कितना टाइम्स है, 30 टाइम्स, तो सिक्के भी 30 टाइम्स हो जाएंगे, 12 इंटू 30, 360 कॉइन्स। अगला प्रश्न है, एक व्यापारी 2 वस्तुओं को बेचता है, पहली वस्तु 10% हानि पर और दूसरी 15% लाभ पर, परंतु अंत में उसे न हानि होती है न ही लाभ। यदि दोनों वस्तुओं का कुल विक्रय मूल्य 12,000 रुपये है तो उनके क्रय मूल्य का अंतर ज्ञात कीजिए। तो देखिए, कुल विक्रय मूल्य 12,000 है दोनों वस्तुओं का, और सौदे में न हमें लाभ हुआ है और न हानि हुआ है, तो इसका मतलब उनका क्रय मूल्य भी कितना होगा, 12,000 होगा। इसे आप एलिगेशन से आराम से हल कर सकते हैं। पहली वस्तु पर 10% हानि यानी -10, और दूसरी पर 15% लाभ यानी कि 15, और कुल मिलाकर सौदे में न लाभ है न हानि, यानी कुल मिलाकर लाभ हानि कुछ नहीं, मतलब 0% लाभ है। तो अब हम एलिगेशन लगाएंगे तो ये 15 में से 0 गया 15, और -10 में से 0 गया तो -10, तो इसमें माइनस का निशान तो नहीं लेते तो कितना ले लें हम, 10।
तो ये कितना आ गया, इनके क्रय मूल्य अनुपात आ गया, पहली वस्तु का 3 और दूसरी का 2 कट के 5 से 3:2 इनके क्रय मूल्यों का अनुपात आ गया। अब इन दोनों का कुल क्रय मूल्य कितना है, जो कुल विक्रय मूल्य है उसी के बराबर, यानी 12,000, क्योंकि न लाभ हुआ न हानि, मतलब जितने में हम लाए थे उतने में बेच रहे हैं, तो 12,000 कुल क्रय मूल्य है। और इनके अनुपात में क्रय मूल्यों में कितना अंतर है, 3 और 2 में कितना अंतर है, 1 का, तो 1 अनुपात हमने निकालना, जबकि 5 अनुपात है ना, 3:2 मतलब 5, वो 12,000 के बराबर है। तो एक कितना हो जाएगा, 12,000 गुणा में 1/5। आप इसे काटोगे तो कितने पे कट जाएगा, 2400 रुपये पर। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, एक वस्तु पर 25% की छूट की पेशकश है, एक प्रोमो कोड लागू करके ग्राहक 8% नगद वापस जीतता है, उसको मिली प्रभावी छूट ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से दो छूटें हो गई, एक 25% और दूसरी 8%, तो कुल मिलाकर कितनी प्रभावी छूट हुई वो ज्ञात करना है। तो 100 रुपये की चीज मान ले, 100 रुपये का कितना प्रतिशत उतना ही आता है, तो 25% की छूट मिलकर 25 रुपये छूट मिलेगी, और कुल कितने की पड़ गई है, 75 रुपये की। अब अगली छूट 75 पे मिलेगी, 8%। अब 75 का 8%, 75 गुना 8/100, 6 रुपये आएगा, तो 6 की और छूट मिल गई, 25 की पहले मिली थी, कुल छूट कितनी हो गई, 31%, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 5वां प्रश्न है, सबसे छोटी 3 अंकों की संख्या क्या होगी जिसे क्रमिक रूप से 2, 5, 4, 3 से विभाजित करने पर क्रम से 1, 1, 3, 1 शेष फल प्राप्त होता हो। तो देखिए 2 से भाग किया पहले उस संख्या को हमने, तो शेष आया 1। फिर जो भागफल आया ना 2 से भाग करने पर, उसे हमने 5 से भाग किया, अब शेष फल कितना है, 1। फिर जो भागफल आया जो 5 से भाग करने पर उसी संख्या को, उसका जो भागफल प्राप्त हुआ उसे हमने 4 से भाग किया, अब शेष फल आया 3। और अब जो फिर भागफल आया उसे हमने 3 से भाग किया, तो अब शेष फल आया 1। ये दिया हुआ हमें, तो हमने क्या करना है, पीछे से चलना है कि हमने 3 से भाग किया था तब 1 शेष आया, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या हमने ज्ञात करनी है 3 अंकों की। तो हम क्या करें कि जो 3 से भाग करने पर हम भागफल मान ले 1 आया और 1 ही शेष फल, तो इसका मतलब यहाँ पर संख्या क्या बनी, वो 3 एकम 3 और 1 जो शेष फल है वो 4। 4 को अगर आप 3 से भाग करोगे तो 1 भागफल आ गया और शेष फल भी 1 आया, तो संख्या 4 बन गई है। छोटी से छोटी ज्ञात करनी हमने 3 अंकों की, इसलिए छोटी से छोटी से ही लेंगे हम। अब अगला हमने ये जो 4 भागफल आया है, ये यहाँ पर ये वाला, ये कब आया है, जब उससे 4 से भाग किया था तब 4 भागफल आया और 3 शेष फल, तो 4 गुणा 4 जमा 3, यहाँ पर संख्या क्या बनी थी, वो 19। 19 को 4 से भाग करेंगे तो 4 भागफल आए और 3 शेष फल। अब अगला 5 से भाग किया तब 1 शेष फल आया, तो 5 95 1 96, और फिर हमने 2 से भाग किया, 96 आया है तब भागफल, तो 96 दूनी 192 और 1 शेष फल आया, तो 193। ये उत्तर आया हमारा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, 14 लड़कियों और उनके अध्यापक की आयु का औसत 15 वर्ष है। तो 14 लड़कियां और एक अध्यापक यानी कुल 15 है, इनका औसत है 15 वर्ष। यदि अध्यापक की आयु निकाल दी जाए तो औसत 1 घट जाती है, तो अध्यापक की आयु क्या है, तो 14 लड़की और एक अध्यापक कुल 15 हो गए, और उनकी औसत भी कितनी आयु 15 है, तो कुल कितनी होगी, 15 गुणा 15 225। अब ये कहा है कि अध्यापक की आयु निकाल दी जाए, तो मतलब 14 जो लड़कियां वही रह गई, अध्यापक कम हो गया और औसत भी 1 कम हो गई, मतलब 14 होगी। 14 लड़कियों की औसत है 14 है, तो कुल कितनी इनका आयु का योग आएगा, 14 गुणा 14 196। तो ये अब कमी आई है, किस वजह से आई है, क्योंकि अध्यापक को हमने हटा दिया, तो अध्यापक की आयु ये आ गई, 225 में से 196 घटाएं तो 29 वर्ष। ऑप्शन डी इसका उत्तर आ गया, घटाने पर 29 आता है। अगला प्रश्न है, 8% वार्षिक दर से 3 वर्षों के लिए एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज 10% वार्षिक दर से 2 वर्षों के लिए 16,000 रुपये की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज से आधा है। तो हमारा पहला काम क्या है कि 16,000 रुपये का 10% की दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज निकाल ले, चक्रवृद्धि ब्याज, और उसका आधा जो आएगा वही पहली स्थिति में किसी राशि पर 8% की दर से 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, और वह राशि हमने निकालनी है। तो 16,000 का 10% से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज यदि हम निकाले तो हम साधारण ब्याज वाले तरीके से निकालते हैं। तो 16,000 का 10% कितना हुआ, 1600 पहले साल का, और दूसरे साल का भी साधारण ब्याज 1600। लेकिन क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है तो जो पहले साल का 1600 रुपये है
उसके 10% दूसरे साल और ब्याज लगेगा, तो वो कितना हो गया 160 रुपये, 1600 का 10%। तो कुल चक्रवर्ती ब्याज 16,000 का 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का कितना हो गया 1600 जमा 1600 और जमा में 160, 3360 रुपये हो गए। इतना है। अब इसका आधा ब्याज प्राप्त हो रहा है हमें। 3360 का सवाल में क्या है, आधा है, तो 3360 का आधा 2 से भाग कर लीजिए, कितना आ गया, अब भाग करोगे तो अब 1680 रुपये। इतना रुपये पहले जो स्थिति है उसमें ब्याज है 1680 रुपये 8% की दर से 3 वर्ष में। आधा कर किया है हमने ब्याज, क्योंकि सवाल में कहा है कि आधा है, इसलिए 1680 रुपये आया ब्याज। अब हम क्या करें, 8% की दर है और 3 वर्ष समय है और ब्याज है 1680 रुपये, हमने मूलधन ज्ञात करना है। तो आप, और साधारण ब्याज है तो सूत्र लगा दीजिए कि मूलधन बराबर है ब्याज गुणा में 100। साधारण ब्याज में सूत्र होता है मूलधन निकालने का कि ब्याज गुणा में 100, तो 1680 गुणा में 100 और अपॉन में क्या होता है दर गुणा समय। दर है 8% और समय है 3। अब इससे आप इसे काटोगे तो 8 दिया 24 से 168 को काटेंगे तो 24 7 168 और 1 जीरो है ये लग जाएगी, तो 7 जीरो यानी 70 गुणा में 100 यानी 7000। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 8वां प्रश्न है, 3 साझेदार ए बी सी लाभ को इस प्रकार बांटते हैं कि ए के हिस्से का 3 गुना, बी के हिस्से का 2 गुना और सी के हिस्से का 12 गुना बराबर है, तो ए बी और सी के लाभों का अनुपात क्या होगा। तो ए के हिस्से का 3 गुना मतलब 3 है, बी के हिस्से का 2 गुना बराबर 2 भी इसके बराबर है और सी के हिस्से का 12 गुना के बराबर है, तो बराबर है 12 सी, ये तीनों बराबर दिए सवाल में। अब आप क्या कीजिए, 3 2 और 12 का एलसीएम लीजिए, तो 3 2 और 12 का एलसीएम 12 ही आ गया। अब 12 को इनसे भाग कीजिए, तो 3 से भाग करोगे तो ए का अनुपात कितना आ गया 4 और 2 से भाग करेंगे तो बी का अनुपात आ गया 12/2 यानी 6 और सी का अनुपात 12/12 यानी कि 1, 4 6 1। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। 9वां प्रश्न, 12 और 18 का तृतीय अनुपात ज्ञात करना है। मतलब जो 12 और 18 का जो अनुपात है वही अनुपात 12 का 18 का किसके साथ होगा, तो 18 का मान ले x के साथ होगा, ये हमने ज्ञात करना है। अब आर पार की गुणा करेंगे तो 12x बराबर 18 गुणा 18 आ गया, तो अब x बराबर कितना हो जाएगा 18 गुणा 18 अपॉन में ये जो 12 है यहाँ अपॉन में आ जाएगा। अब आप काट लीजिए, 6 से काटा 6 तिया 18, 6 दूनी 12 और 2 से इस 18 काटा 9, तो 9 तिया 27 इसका सही उत्तर आया तृतीय अनुपाती ऑप्शन सी। इसमें तृतीय अनुपाती में हमें क्या निकालना है कि 12 का जो 18 के साथ अनुपात है वही 18 का किसके साथ होगा, तो हमने मान लिया x के साथ, तो 12/18 बराबर 18/x और इससे हमने x की वैल्यू निकाल ली, वही उत्तर आया। 10वां प्रश्न है, x और y अपनी पूंजी क्रम से 3:2 के अनुपात में निवेश करते हैं। यदि कुल लाभ का 5% दान कर दिया जाता है और x को 8550 रुपये लाभ प्राप्त होता है तो कुल लाभ ज्ञात कीजिए। तो देखो x और y के जो पूंजियां हैं उनका अनुपात क्या है 3:2, तो यही उनके लाभों का अनुपात होगा, क्योंकि हमेशा जो पूंजी का अनुपात है उसी अनुपात में लाभ बढ़ता है। तो 8550 है जो x का लाभ, वो उसका अनुपात कितना है पूंजी का 3, तो 3 अनुपात के बराबर है। और y का कितना है 2, तो 2 अनुपात कितना होगा वो y का लाभ आ जाएगा। तो अब आप 3 से काटे इसे, 3 एकम 3 नहीं 3 दूनी 6 बचा 2, 3 8 24 और 1 5 तारेंगे 15, 3 5 15 और 0 2850 गुणा में 2, तो 2800 दूनी 5600 और 50 और 50 5700 रुपये आ गए। क्या आ गए y का लाभ, और x का लाभ कितना दिया था हमें 8550 रुपये। तो इनको यदि हम जोड़ ले तो इन दोनों में जो लाभ बटा है वो आ जाएगा, तो वो कितना आ गया 14,250 रुपये। अब ये क्या है, जो कुल लाभ था उसमें से 5% दान दिया है, तो इसका मतलब ये कुल लाभ का कितना है 5% दान देने के बाद का है, मतलब 95% है। 5% हमने क्या कर दिया दान दे दिया, तो ये 95% है कुल लाभ का। तो कुल लाभ यानी कि 100% कितना होगा, तो इंटू 100 कर लीजिए आप। अब डिवाइड कीजिए, 95 से काट लीजिए आप 1425 और 0 को, तो 1 पे गया, फिर बचेगा कितना 47 और फिर 5 तारेंगे तो 475 को 95 से भाग करेंगे तो 5 पे पूरा पूरा जाएगा और 1 0 बची वो
तो 150 गुणा में 100 यानी कि 15,000 इसका सही उत्तर आएगा। और कौन सा ऑप्शन है 15,000? ऑप्शन बी, ये इसका सही उत्तर होगा। फिर समझ लीजिए कि एक्स और वाई की पूंजियों में अनुपात 3:2 है, तो वही अनुपात उनके लाभों में होगा। तो एक्स का लाभ दिया है 8550, वो 3 अनुपात के बराबर है। तो वाई का लाभ 2 अनुपात के बराबर होगा। तो 8550/3 गुणा 2, तो कितना आ गया 5700 रुपये। एक्स को मिले थे 8550 और वाई को 5700, तो कुल लाभ कितना इनमें बटा 14,250। और ये तब बटा है जब उन्हें जो कुल लाभ हुआ था उसका कितना प्रतिशत, 5% दान किया उन्होंने। तो इसका मतलब 5%, कुल लाभ 100% है, उसमें 5% दान हो गया। तो कितना बचा 95% है ये 14,250। तो 100% कितना हो जाएगा 14,250 अपन में 95 गुणा में 100, 15,000 इसका ऑप्शन बी उत्तर आ गया। अगला प्रश्न है, यदि एक अंक गणितीय प्रगति मतलब एपी का तीसरा और पांचवा पद 13 और 21 है, तो 13वां पद क्या हुआ? तो देखिए तीसरा पद दिया हमें 13 और इसका पांचवा पद दिया हमें 21, तो कितना आगे बढ़े हम 2 पद तीसरे से पांचवे तक। और अंतर कितना इनमें 8, तो जो 8 है वो 2 पदों में आगे बढ़ने पर आया। तो एक पद में कितना बढ़े हम 8/2, 4। इनका सार अंतर है जो कॉमन डिफरेंस, वो कितना आ गया 4। अब 5वें से 13वें पद पर हम जाएंगे, तो 5 से 13 पर गए तो कुल कितना आगे बढ़े हम 8 बार। तो हर बार 4 बढ़े और 8 बार बढ़े हैं, तो कुल 21 में कितना और जुड़ जाएगा, 8 चौक 32 और जुड़ जाएगा। तो 32 जोड़ने पर 21 में कितना आ जाएगा 53। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर आया। अगला सवाल है, 20 महिलाएं किसी कार्य को 16 दिनों में करती हैं, उसी कार्य के 2 गुणे को 16 पुरुषों द्वारा 15 दिनों में किया जाता है। पुरुष और महिला की कार्य क्षमता का अनुपात क्या हुआ? तो देखिए पुरुष है वो दुगना काम कर रहे हैं, तो हम दोनों के काम को हम बराबर लेंगे। तो हम क्या करें, महिलाओं का भी है वो दुगना ही कर ले काम को। तो 20 महिलाएं 16 दिन में कर रही काम, तो कुल कितना यूनिट काम हो गया 20 गुणा में 16। लेकिन क्योंकि इनका दुगना काम लेना हमने, क्योंकि पुरुष दुगना काम करते तो इसको भी 2 से गुणा कर ले हम। तो कुल कितना यूनिट काम हो गया, इनकी गुणा करोगे तो 640। तो टोटल काम 600 वुमेन 640 वुमेन हो गया। ये 640 वुमेन कर रही है। दुगना हमने इसलिए किया है क्योंकि पुरुष दुगना काम करते हैं, इसलिए महिलाओं को दुगना कर लिया जिससे हम बराबर पुट कर सके। तो 640 वुमेन इज इक्वल टू 16 गुणा 15 मैन। तो 16 गुणा 15 कितना आएगा 240। तो मैन, अब मैन और वुमेन की हमने यूनिट का अनुपात निकालना है कार्य क्षमता का। तो मैन अपॉन वुमेन लेंगे हम, तो मैन के साथ कितना 240, तो ये इधर आएगा तो अपॉन में आ जाएगा 640 अपॉन 240। अब काट लीजिए आप, वही उत्तर आएगा आपका मैन और वुमेन की यूनिट का अनुपात। तो 0 0 काटिए। अब 8 पे काटने पर 8 8 64 और 8 दिया 24, तो 8:3 यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा। तो आप ये ध्यान रखिए 2 से क्यों गुणा किया है, क्योंकि पुरुष दुगना काम करते तो महिलाओं से उतना ही काम करवाएं हम। तो जो एक गुना काम था वो 320 महिलाएं कर रही थी, तो दुगना 640 महिलाएं। तो 640 महिलाएं कर रही है जितना काम, उतना ही 16 गुणा 15 यानी 240 पुरुष कर रहे हैं। तो इनकी क्षमता बराबर होगी 640 वुमेन इज इक्वल टू 240 मैन। अब मैन अपॉन वुमेन किया है तो 640 अपॉन 240 हो जाएगा। मैन के साथ जो है वो वुमेन के अपॉन में आ गया, तो कट के कितना आ गया 8:3। अगला प्रश्न, 23% की छूट के बाद एक वस्तु 1848 रुपए में बेची जाती है, तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या हो? तो देखिए 23% कम किया हमने, उसके बाद 1848 है। इसका मतलब ये 23% कम होने के बाद मतलब अंकित मूल्य 100%, उसमें 23% कम हो गया, मतलब कितना बचा 77%। तो 100% कितना होगा इंटू 100, अंकित मूल्य निकालना 100%। और 77 से आप इसे काटिए, पहले 77 दूनी 154 बचा, 30 तारा 8 308 हो गए। तो 77 चौके 308, तो 24 गुणा में 100 यानी कि 2400 इसका सही उत्तर होगा। 14वां सवाल है, धर्मार्थ दान में किसी कक्षा के विद्यार्थी उतने रुपए देता है जितनी उस कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या है। केवल 2 विद्यार्थी 5-5 रुपए अतिरिक्त देने पर कुल रुपए 2714 रुपए हो जाते। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है कि जितने विद्यार्थी थे उतने ही रुपए दिए हर एक ने, तो जो रुपए आएंगे वो किसी संख्या का वर्ग आएंगे। लेकिन इसमें क्या हुआ है कि 2 विद्यार्थियों ने 5-5 अतिरिक्त रुपए दे दिए, 10 रुपए ज्यादा दिए। तो जो कुल रुपए बने 2714 में से हम पहले 10 रुपए घटा लें जो 2 विद्यार्थियों ने फालतू दिए।
तो अब कितना बचा 2704 रुपये। अब ये पूर्ण वर्ग संख्या है, जो कुल विद्यार्थियों की संख्या है उसका वर्ग है, क्योंकि इतने इतने रुपए दिए हैं सभी ने। तो 2704 किसका वर्ग होता है? 52 का। आप भाग विधि से निकाल सकते हैं, अगर आपको नहीं निकालना आता तो 2704 में निकाल देता हूँ। इसका जोड़ा बनाएंगे पीछे से ऐसे, और अब 27 कितने के वर्ग पे जाएगा? 5 के वर्ग पे। तो 5 25 बचा कितना? अब 27 में से 25 गया, जब 2 तारेंगे हम जोड़ा 0 4 और उत्तर का डबल करते हैं तो 5 का डबल 10। अब कितने पे जाएगा? ये 2 पे। तो यहाँ 2 लिखा है, 2 से ही गुणा करेंगे हम जितना लिखेंगे, तो ये पूरा 2 पे गया 204। तो कितना उत्तर आ गया? 52। 52 ही विद्यार्थी है और हर एक ने 52 रुपए दिए। बस 2 विद्यार्थियों ने 5 रुपए अतिरिक्त दिए थे, वो हमने कम कर दिए थे, तो उत्तर 52 आया। 15वां सवाल है, एक कक्षा पूर्वाह्न 10 बजे आरंभ होती है और अपराह्न 1:39 पर समाप्त होती है। सुबह 10 बजे क्लास शुरू हुई और 1:39 दोपहर बाद समाप्त हुई है। इस अंतराल में समान अवधि के 4 पीरियड होते हैं। प्रत्येक पीरियड के बाद छात्रों को 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। प्रत्येक पीरियड की ठीक ठीक अवधि कितनी? तो देखिए 10 बजे से 1:39 तक कुल कितना समय हो गया? 3 घंटे 39 मिनट। अब 3 घंटे 39 मिनट है, इनका यदि आप मिनट बनाओगे तो 3 घंटे के 180 मिनट और 39 जमा करेंगे तो 219 मिनट टोटल टाइम हो गया ये। जिसमें अब क्या कहा है कि प्रत्येक पीरियड के बाद 5 मिनट का विश्राम दिया जाता है। तो 4 पीरियड लगे हैं टोटल, तो इनमें विश्राम कितने आएंगे? देखो पहला पीरियड तो शुरू हो गया, तो पहले और दूसरे के बीच एक आएगा, फिर दूसरे और तीसरे और चौथे। कुल विराम कितने आएंगे? एक कम आएगा हमेशा जितने पीरियड लगे हैं। तो 4 पीरियड है तो 3 विराम आए और हर विराम 5-5 मिनट का है, तो कुल कितने मिनट विराम के हो गए? 15 मिनट। 5 दिया 15, तो बाकी कितना बचा? 204 मिनट। उसके दौरान 4 पीरियड है वो बराबर समय के लगे हैं, तो एक पीरियड कितने का हो गया? 204/4 यानी कि 51 मिनट। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर होगा। तो ये थे आज के कुछ प्रश्न। धन्यवाद।